अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा, आज जिस टॉपिक के बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हमारी बात चलेगी वो है अफेक्टिव लीडरशिप। याद रखिएगा, पूरे का पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस जो सा है वो डिपेंड कर रहा होता है मैनेजर्स पे, और मैनेजर्स का ताल्लुक होता है कि वो तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजिंग करें, कंट्रोलिंग करें, प्लानिंग करें, और उसमें वो तमाम की तमाम चीज़ों को जब देखते हैं तो यही सारा जो प्रोसीजर है, याद रखिएगा, वो एक अच्छे लीडर पे डिपेंड कर रहा होता है। जो अच्छा लीडर है वो अगर अच्छे तरीके से काम लेगा तो तभी जो उसकी टीम है वो अच्छे तरीके से काम करेगी। तो आज का जो टॉपिक है, इंशाल्लाह हम उसके अंदर पूरी हद तक कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो ये देखें कि लीडरशिप है क्या। उसके बाद लीडरशिप से रिलेटेड जो सा है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें की, और फिर उसके बाद हम मज़ीद इस बात के बारे में या मज़ीद इस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि जो लीडरशिप है वो लीडरशिप किन किन चीज़ों के साथ मिलकर बनती है। और फिर लीडर जब होता है तो वो जो कोई भी काम करने के लिए कहता है वो अफेक्टिव लीडरशिप में किस तरह से कन्वर्ट होता है। एक होता है लीडर होना और एक होता है अफेक्टिव लीडर होना। दोनों में बड़ा फ़र्क होता है बेटा, ठीक है। दुनिया का सबसे अजीम लीडर की अगर बात करता जाए, और डिफरेंट क्लासेस के अंदर जब मैंने पूछा तो कुछ लोग जो हमारे बनी नौ इंसान में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग गुज़रे, जिन्होंने मुझे कुछ सियासी और कुछ इक़्तिसादी तौर पर लोगों की रहनुमाई की, उनको बेहतरीन लीडर मानते हैं। मगर हम एज़ अ मुस्लिम अगर अपने लिए लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं और दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर देखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार दो आलम, मेरे और आपके ख़ातमुन नबीयीन सरकार दो आलम की ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना उनसे बड़ा कोई दुनिया में लीडर आया और ना कभी आएगा, ठीक है। वो मुकम्मल उसवा हसना है, ठीक है। उनकी पूरी की पूरी ज़ात, उनकी पूरी की पूरी बात हर लिहाज से भलाई और हर लिहाज से जो उनसी है वो मुकम्मल नमूना है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता जाऊँ, अभी ख़त्म नबूवत का ऐलान नहीं किया, अभी ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ, मगर एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर तमाम मुसलमानों, तमाम कफ़ारे मक्का को जमा करके ये पूछा कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से तुम पर हमला किया जा रहा है तो क्या तुम मान लोगे कि वाकई ही इस पहाड़ी के पीछे से तुम पे हमला हो रहा है? तो वो सब ने यक ज़बान होकर कहा कि हाँ हाँ हम मान लेंगे, क्योंकि आप सादक और अमीन हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। ये आपका आलम उस वक़्त का है जिस वक़्त अभी आपने अल्लाह ताला के आखिरी नबी होने का या नबूवत का कोई दावा नहीं किया। तो याद रखिएगा, दुनिया में जब भी आपने लीडर देखना हो तो वो आका दो जहाँ की ज़ात है, जिन्होंने सब कुछ खुद पहले कर कर दिखाया, फिर लोगों पर इम्प्लीमेंट किया। अब आज हम जो बात करेंगे वो ये देखेंगे कि मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सा है वो लीडर किसको कहा जाता है, वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एक लीडर में मौजूद होनी चाहिए, और यहाँ पे हम फिर इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि अफेक्टिव लीडरशिप किस तरह से बिल्ड होती है। आज का जो टॉपिक है, अगर उसको शुरू किया जाए तो दो चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है लीडर और दूसरा है लीडरशिप। लीडर क्या है जी? समवन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर एंड हु हैज़ मैनेजेरियल अथॉरिटी। याद रखिएगा, एक ऐसा बंदा जो अपने फ़ैसलों से किसी दूसरे को असर डाल सकता हो, उसके फ़ैसलों को चेंज कर सकता हो, उसके पास इस बात की अथॉरिटी हो कि वो तमाम की तमाम मैनेजमेंट को देख सकता हो। मैनेजमेंट क्या है, मैं फिर दोबारा बता दूं, जो ऑर्गेनाइज़ करे, जो प्लान करे, जो डिसीजन मेकिंग करे, जो फीडबैक ले और अपनी टीम को हाई परफॉर्मेंस में लेकर जाए। तो लीडर क्या है? जो एक बंदा किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी वजह से वो चीज़ आपकी लीडर कहलाती है। अब लीडरशिप क्या है जी? व्हाट लीडर डू, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड ग्रुप ऑफ अचीविंग गोल। वो तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ का मजमूआ जो एक लीडर अपने लीडरशिप के दरमियान या अपने कोर्स ऑफ कंडक्ट के दरमियान करता है, उस चीज़ को हम लीडरशिप कहते हैं। लीडर वो इंडिविजुअल है
जो किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मगर जब वो एज अ होल लेकर चलता है सारी की सारी टीम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम लीडरशिप कहते हैं। तो वो कहता है कि आइडली ऑल मैनेजर शुड बी लीडर्स। ठीक है ना, ये बहुत आइडियल सिचुएशन है कि भाईजान आपके पास अगर 10 मैनेजर हैं और 10 के 10 ही लीडरशिप की क्वालिटीज़ को रखते हो। याद रखिएगा, लीडर्स बॉर्न और लीडर्स मेड, दो डिस्कशन हैं, दो थ्योरीज हैं जो कि आमतौर पर देखी जाती हैं कि लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड। बाज़ का कुछ सिनेरियो ऐसे होता है कि वो लीडर बना देती है। जैसे 14 अगस्त 1947 से पहले का जो 40 से लेकर 47 का टाइम पीरियड है, उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह से मुसलमानों की पैरवी की और मुसलमानों को लेकर चले और उनकी तमाम की तमाम चीज़ों को देखा, तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी जिन्होंने उसको लीडर बना दिया। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग की बात कर लो, या फिर आप क्या कहते हैं मदर ट्रीसा की बात कर लो, ये सारे के सारे, या आप क्या कहते हैं अब्दुल सत्तार यद्दी की बात कर लो, ये सारे के सारे आइडली जिनसे वो एक लीडर थे। ठीक है, मगर हर कोई अब्दुल सत्तार यद्दी नहीं बन सकता, हर कोई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बन सकता। तो वो कहता है कि आइडली ऑल मैनेजर्स शुड बी अ लीडर। ये बहुत मुश्किल होता है कि भाईजान आपके पास जितनी भी टीम के मैनेजर्स हैं वो तमाम के तमाम लीडर्स हों। तो वो कहता है कि ऑल दो ग्रुप में हैव इनफॉर्मल लीडर्स हु इमर्ज, दोज आर नॉट द लीडर वी आर स्टडिंग। बाज़ का तो होता है कि कुछ लोग आप स्टडी कर रहे होते हो कि भाई ये लीडर है, ये लीडर है, ये लीडर है, मगर उनमें से कोई भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को रखता ही नहीं होता, और अचानक एक जो उनसे बंदा है वो उनमें से इस चीज़ को लीडरशिप में अपनी क्वालिटीज़ को प्रूव कर जाता है। मिसाल के तौर पर आपकी टीम में से कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है जो कि मैनेजर से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, मैनेजर से ज़्यादा उसमें कैपेबिलिटीज़ हों, उसमें स्किल्स हों, तो वो बंदा लीडरशिप की ज़्यादा क्वालिटीज़ रखता है। तो कहता है लीडरशिप रिसर्च हैज़ ट्राइड द आंसर व्हाट इज़ एन इफेक्टिव लीडर्स, कि लीडरशिप की आज तक जितनी भी हुई है ना स्टडीज़, वो ये ढूंढने की कोशिश करती हैं कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देख कर, जिनको इख्तियार करके एक अच्छा लीडर बन सकता है। अगली बात अगर करता जाऊँ तो वो कहता है यदि कि अर्ली लीडरशिप थ्योरीज जो सी हैं, दो तरह की यहाँ पे भी थ्योरीज आएंगी आपको, एक कॉन्टेम्प्रेरी हैं जो कि न्यू आइडियाज़ हैं, और एक ट्रेडिशनल हैं जिनको क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले है जी ट्रेड थ्योरीज, जो 1920 और 1930s में चला करती थी। वो कहते हैं रिसर्च फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स एंड द डिफरेंशियल लीडरशिप फ्रॉम नॉन लीडर वाज अनसक्सेसफुल। वो क्या करते थे कि कुछ क्वालिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते थे कि लीडर में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उन्हीं क्वालिटीज़ के बलबूते पर वो जो उनसे है अपने आप को मनवाता है, और अगर वो क्वालिटीज़ नहीं है तो वो नॉन सक्सेसफुल होगा। वो कहता है जी लेटर रिसर्च ऑन द लीडरशिप प्रोसेस आइडेंटिफाई 7 ट्रेट्स एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल लीडरशिप। उन्होंने दुनिया भर की जो सी है मतलब लीडर्स के ऊपर क्या किया, स्टडीज़ की, अपनी थ्योरीज़ को मनवाया, और उन्होंने 7 ऐसी क्वालिटीज़ ढूंढी जो कि किसी भी लीडरशिप में होनी चाहिए। ठीक है, इसको ट्रेड थ्योरीज़ कहा जाता है। अब वो 7 कौन सी हैं, उन 7 थ्योरीज़ को अगर देखता जाऊँ या 7 ट्रेड्स को देखता जाऊँ, तो सबसे पहले है जी ड्राइव। ड्राइव क्या होता है जी, लीडरशिप एग्जिबिट अ हाई एफर्ट लेवल, दे हैव रिलेटिवली हाई डिज़ायर फॉर अचीवमेंट। ऐसे लोग जो अपने आप में तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर एफर्ट को पुट डाउन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो उनसे एनर्जी रखते हैं, और इनका कोशिश होती है कि कोई भी नया इनिशिएटिव आए तो उसमें सबसे पहले ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कोई भी चेंज आए तो उस चेंज को अडॉप्ट करते हैं। फिर डिज़ायर टू लीड, याद रखिएगा दूसरी इसमें क्वालिटीज़ क्या हैं या करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लीडर हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस एंड लीड अदर, डिमॉन्स्ट्रेट विद द विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। याद रखिएगा अथॉरिटी हर एक को अच्छी लगती है, मगर अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला पहलू होती है। आप अगर एक घर के अंदर बाप की हैसियत से भी मौजूद है ना, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी क्या है, आपकी जितनी भी मातहत हैं आप उनको अपने साथ साथ लेकर चलते हो, आपका कहना मानते हैं, आप उनके अच्छे और बुरे का फैसला करते हो, मगर जिस वक्त आप उसकी क्या कहते हैं डिज़ायर की बात करो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। तो वो कहते हैं आगे क्या है, होनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है। बेटा याद रखिएगा, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
जितना ज़्यादा आप ईमानदार होगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो सी है वो लोगों में गुडविल बढ़ेगी। तो वो कहते हैं लीडर बिल्ड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। मेरे ख्याल से मैंने अभी शुरू में आपको एक एग्जांपल दी जिसमें मैंने बोला कि सरकार दो आलम की ज़ात ने एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर उन लोगों जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजारे थे उनसे पूछा कि क्या मैं इस पहाड़ी के पीछे से तुम पर जो लोग हमला कर रहे हैं बताऊं तो क्या तुम यकीन कर लोगे? कहा हाँ। क्यों? आप सादक और अमीन हैं। तो होनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है। जब आप होनेस्ट होगे तो लोगों में आपकी इंटेग्रिटी ज़रूर बिल्ड होगी। फिर वो कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है। याद रखिएगा जो भी आपने डिसीजन लेना है वो अपने बलबूते पे लेना है। आपका फॉलोअर हमेशा आपको देख कर चलता है, ठीक है। जैसे कायद की अगर एग्जांपल देता जाऊँ तो कायद जब डिबेट करता था तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो डिबेट होती थी वो इंग्लिश में होती थी, मगर सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मुसलमान ख़ास तौर पे जो उनसे हिंदुओं की वजह से और अंग्रेज़ों की वजह से बहुत पीछे रह गए थे, मगर फिर भी वो उसकी होने वाली डिबेट के ऊपर इस बात के ऊपर तमाम के तमाम बिलीव रखते थे कि ये चाहे जिस मर्जी लैंग्वेज में बोले मगर हमारे भले के लिए बोलेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरत है। तो वो कहता है कि फॉलोअर लुक्स द लीडर एट द एब्सेंस ऑफ सेल्फ डाउट। अगर आप बात करते हुए खुद पुख्ता या यकीन के बगैर बात कर रहे हो ना तो कभी भी आपका जो फॉलोअर है वो उसके ऊपर कभी भी यकीन नहीं रखेगा। फिफ्थ क्वालिटी है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आपको ये ज़रूर होना चाहिए कि किस तरह की सिचुएशन आएगी तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए मेरे पास क्या मटेरियल है और किस तरह से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे वो कहते हैं लीडर नीड टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू गैदर सिंथेसिस एंड इंटरप्रेट। वो इकट्ठा कर सके, उसके ऊपर एनालिसिस कर सके और कुछ डिसीजन ले सके। जैसे उसको जो भी सिचुएशन नज़र आती है उस सिचुएशन को ना सिर्फ वो ऑब्जर्व करे, उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको इकट्ठा करे और उसको ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके कोई लोगों को समझाने की कोशिश भी करें। उसके बाद सिक्स क्वालिटी है जॉब रिलेटेड रेलिवेंट नॉलेज है। इसको टेक्निकल स्किल्स भी कह सकता हूँ। याद रखिएगा आप जो भी मशीन चला रहे हैं अगर उस मशीन को चलाने के बारे में आपको नॉलेज है तो आपका जॉब रेलिवेंट जो नॉलेज है वो आपको दूसरों से आगे लेकर जाता है, ठीक है। एक सुपरवाइज़र का काम क्या होता है? वो जूनियर्स को सुपरवाइज़ करता है। और सुपरवाइज़ किस लिए ऐसे करता है कि वो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या बिल्कुल ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट जो क्वालिटी है वो है एक्स्ट्राविजन। एक्स्ट्राविजन का मतलब वर्जन जो सा है वो क्या है जी, लीडर्स आर एनर्जेटिक लाइवली पीपल, दे आर सोशिएबल, असर्टिव एंड रेयरली साइलेंट और विड्रॉन। याद रखिएगा मुश्किल में वो छोड़कर जाने वाला ना हो, लोगों के साथ मिलकर सोसाइटी का हिस्सा बनकर रहे, ठीक है। लोगों से कट के आप कभी भी नहीं रह सकते। और याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लीडरशिप की क्वालिटी तो रखते हो मगर लोगों के साथ आप सोशल नहीं हो, लोगों के साथ मिलकर आप काम नहीं करना चाहते, उनके मसाइल नहीं सुनना चाहते, तो कभी भी आप उनके अच्छे लीडर नहीं बन सकते। देन वो जो बात कर रहा है वो कहता है जी नेक्स्ट है इसके अंदर, वो कहता है जी बिहेवियरल लीडरशिप। याद रखिएगा पूरी दुनिया में दो तरह की चीज़ें चलती हैं। बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में क्या है, सबसे पहले जी यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा ने बिहेवियरल डायमेंशन दी। उसने कहा जी कि आमतौर पर जो लीडर होते हैं ना वो तीन तरह के बिहेवियर रखते हैं। कुछ होते हैं जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी से निकला है और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई डिसीजन करना है तो जब वोटिंग करवाई जाए, जिसके हक में सबसे ज़्यादा वोट हो वही डिसीजन को देखा जाए। तो वो कहता है जी इसमें वो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है अपने सबऑर्डिनेट को, जो उससे छोटे हैं या जो उससे जूनियर हैं, उनको ना सिर्फ वो इन्वॉल्व करता है बल्कि उनको साथ साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। फिर अपनी अथॉरिटी उनको डेलीगेट करता है, उनको इनकरेज करता है कि वो भाईजान आए और आकर क्या करें, पार्टिसिपेट करें। ऑटोक्रेटिक क्या होते हैं जी, डिक्टेटिंग वर्क मेथड, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड लिमिटिंग पार्टिसिपेशन। याद रखिएगा ऐसे लोग जो अपना काम खुद करें और लोगों को डिसीजन करके दें कि भाईजान आपने इस तरह से काम करना है, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि डिसीजन सिर्फ वो कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लो लेवल को अपने साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता, ऐसे लोगों को ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। उसके बाद क्या है, लेसेस फेयर। वो कहता है जी गिविंग ग्रुप फ्रीडम टू मेक डिसीजन एंड कंप्लीट वर्क, ठीक है। एक ऐसे लोग जो कि भाईजान अपने आप
को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं और ये कहते हैं कि लोग जो करना चाहते हैं वही करें और उनके ऊपर वो जो भी डिसीजन लेंगे वो उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। कंक्लूजन करता है कि वो कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज मोस्ट इफेक्टिवली ऑल दो लेटर स्टडीज शॉर्ट मिक्स रिजल्ट। ठीक है, डेमोक्रेटिक आज भी चल रहा है और आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी के नाम से आप पूरी दुनिया में देखते हैं कि लोग जमहूरियत को सामने रखते हुए अपनी हुकूमतें बनाते हैं। MNAs आते हैं, MPs आते हैं, कुछ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म होता है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रखते हैं। सेकंड जो सी बिहेवियरल के ऊपर काम करने वाली यूनिवर्सिटी थी वो ओहायो स्टेट थी। वो कहते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सा है वो क्या है, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंसिड्रेशन को देखते हैं, कंसिड्रेशन कहते हैं फ़ायदे को, कि इस काम को करने का किसको क्या फ़ायदा होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जी कंसिड्रेशन क्या है, बीइंग कंसिडरेट ऑफ फॉलोअर्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, कि वो एक भी स्टेप उठाने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरे फॉलोअर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड क्या है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है। वो कहते हैं स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड वर्क रिलेशनशिप टू मीट जॉब गोल्स। वो ऐसी नई से नई टेक्निक लगाते हैं, नई से नई जॉब को वो इन्वॉल्व करते हैं जिससे आपका जो उनका स्ट्रक्चर है वो मज़ीद मजबूत हो और उससे आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद मिले। उसके बाद वो कहते हैं हाई लीडर क्या है, हाई लीडर हाई इन कंसिडरेशन यानी हाई इन initiative achieved high subordinate performance and satisfaction but not in all situation। वो कहता है जी इन दोनों चीज़ों के ऊपर अगर आप चले जाएं कि आप ये देखें कि लोगों का फ़ायदा भी होना चाहिए और उसके साथ साथ आप नई से नई चीज़ लेकर आएँ, तो ये बाज़ औक़ात पूरी दुनिया में चले जाएं तो इससे हाईली रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, मगर सारी सिचुएशंस में नहीं होता है सर। फिर वो कहता है जी इसके आगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने भी इसके ऊपर स्टडी की और उसने दो तरह के लोगों का जिक्र किया। कुछ लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉई ओरिएंटेड थे। एम्प्लॉई ओरिएंटेड क्या होते हैं जी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने वर्कर्स का, अपने सबऑर्डिनेट्स का ख्याल रखते हैं। उनको कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होता और ये भी नहीं देखते कि कंपनी का इसमें भला होगा या नुकसान होगा, इससे फ़ायदा होगा या इससे नुकसान होगा। तो वो कहते हैं एम्प्लॉई ओरिएंटेड क्या है, एम्फेसिस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड द टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ नीड्स। उनको सिर्फ ये होता है कि भाई कंपनी जाए बाढ़ में, हम जो भी काम करेंगे वो सिर्फ किसके लिए करेंगे, एम्प्लॉयज़ के लिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, एम्प्लॉयज़ को फोकस नहीं करते। ठीक है, वो कहते हैं भाईजान काम अगर करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भाईजान आपका जो सा है वो कंपनी में कोई जगह नहीं है। तो वो कहते हैं ओरिएंटेशन एम्फेसिस टेक्निकल एंड टास्क एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। एम्प्लॉई ओरिएंटेड लीडर जो सा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि आप हमेशा अपने बॉस को अपने हक में अगर देखते हो तो आप उसके लिए लॉयल्टी भी बढ़ाते हो और उसके लिए प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हो। लास्ट इसमें वो कहते हैं मैनेजरियल ग्रिड है। तो वो कहते हैं जी कॉन्सेंट्रेट कंसर्न ऑफ पीपल एंड कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन। मेरे ख्याल से ये दोनों वही चीज़ें हैं। कंसर्न ऑफ पीपल का मतलब ये है कि आपको वो एक स्केलिंग दे देता है और स्केलिंग के अंदर वो कहता है कि जी भाईजान लोअर स्केल आपका जो सा वो 1 है और हाई स्केल जो सा वो 9 है, और वो कहता है जी इसमें ज़्यादा कंसर्न किस चीज़ से होना चाहिए। तो वो कहता है जी मेजर लीडर कंसर्न इन द सब ऑर्डिनेट ऑन स्केल ऑफ 1 to 9। जैसे आपसे डिफरेंट किस्म के सवाल पूछे जाएँ और उन सवालों में आपसे पूछा जाए आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से या नहीं है, या अपने मैनेजर से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, आप अपनी लीडरशिप से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, और उस लिहाज से उसकी रैंकिंग की जाए 1 to 9 के दरमियान। 1 के ऊपर अगर लगाओगे तो वो सबसे लोएस्ट रैंक है, 9 पे लगाओगे तो वो हाईएस्ट है। और कुछ लोग खाली सिर्फ जिनसे वो प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं तो उनका प्रोडक्शन कंसर्न को देखा जाएगा, उनके प्रोडक्शन कंसर्न को चेक किया जाएगा। ये मैनेजरियल ग्रिड है। उसके बाद अगर मज़ीद बात करता जाऊँ तो फिर वो बात कर रहे हैं कि सॉरी अर्ली थ्योरीज में वो कहते रही जैसे आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉवा ने जो उनसे स्टडी की उसमें ऑटोक्रेटिक रखा उसने। ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर चुके हुए हैं पीछे जो उनसी टेबल्स थी, इसलिए थोड़ा इनको भी देखते जाएं। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है जी, जिसमें वो सेंट्रलाइज्ड होता है, अथॉरिटी में खुद बनाता है और लोगों पर वो पार्टिसिपेंट
के ऊपर वो उसको लगा देता है। डेमोक्रेटिक में वो सबको इन्वॉल्व करता है। लेसिस्फेयर में वो हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि जो लोग फैसला कर देंगे उस फैसले को वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेगा। रिसर्च फाइंडिंग मिक्स रिजल्ट है। कुछ ने कहा कि जी इसमें क्या होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होना चाहिए, कुछ ने कहा जी लेसिस्फेयर होना चाहिए, कुछ ने कहा डेमोक्रेटिक। मगर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और जो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा था वो क्या था, डेमोक्रेटिकली है, जो कि आज भी वो क्या कहते हैं एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आ जाता है बिहेवियरल थ्योरी है। ओयो स्टेट ने जो उनसे वो स्टडी की, वो कहता है जी इसने दो तरह के लोगों को देखा। कुछ लोग थे इनिशिएटिव करने वाले, कुछ लोग थे कॉन्सिडरेट। इनिशिएटिव वो होता है जो नए से नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, नई से नई चीज़ को मार्केट में लेकर आता है और उसको देखता है कि भाईजान ये सारी चीज़ें लोगों पे किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं। तो वो कहता है जी द रोल ऑफ द लीडर इज़ डिफाइन हिज और हर रोल। ठीक है, वो अपने लिए खुद जज करता है कि भाईजान कौन सा रोल मेरे लिए इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह से करना है। कंसिडरेशन का मतलब है कि उसको क्या क्या फ़ायदा हासिल होगा इससे, ये तमाम चीज़ों को वो देखता है। उसके बाद वो कहते हैं रिसर्च इसकी जो सी है वो फाइंडिंग मिक्स थी। क्या था, हाई लीडर जो से हैं वो जर्नली बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, जो हाई इनिशिएटिव लोग होते हैं वो आम तौर पर ज़्यादातर सिचुएशंस में इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जो भी काम करना होता है वो खुद से करना होता है। वो लोगों की कंसिडरेशन को नहीं देखते, अपनी कंसिडरेशन को देखते हैं। तो वो कहता है एविडेंस indicate that the situational factors appears the strong influence the leadership effectiveness। याद रखिएगा, लीडर जैसे ही आपकी सूरत हाल चेंज हो तो लीडर के जो फैसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको देखते हुए ही लोगों के ऊपर इफेक्ट आता है उसका। देन वो जो बात करें वो कहते हैं अर्ली लीडरशिप थ्योरीज के अंदर बिहेवियरल थ्योरी आई, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की बात की। तो इसने दो तरह के लोगों की बात की, जैसा कि अभी मैं बताकर आया। एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड था जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखा जाता था। एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड है जिसमें सिर्फ प्रोडक्शन को देखा जाता है, लोगों के ऊपर नहीं किया जाता। रिसर्च ने क्या फाइंडिंग की, वो कहता है जी लीडर हु आर एम्प्लॉय ओरिएंटेड आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द हाई ग्रुप प्रोडक्टिविटी एंड हाई जॉब सेटिस्फेक्शन। मैंने अभी बोला कि जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होते हैं ना, उन पे लोग ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, उनके ऊपर लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं और उनको लगता है कि यार ऐसे बंदों के साथ रहना बहुत अच्छी है जो हमारी साइड लेकर। उसके बाद नेक्स्ट वो बात करें वो कहते हैं जी मैनेजरियल ग्रिड आया। तो इसमें दो तरह के लोग थे, कंसर्न ऑफ पीपल को देखना, कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन को देखना। जैसे कुछ लोगों को से क्वेश्चन करके, इसका भी मैं बता कर आया, 0 to 9 के दरमियान, वो 1 to 9 के दरमियान उसका क्या किया जाता था, ग्रेडिंग की जाती थी। ठीक है, तो वो कहता जी प्लेस मैनेजरियल स्टाइल इन 5 कैटेगरीज। सबसे पहले इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट है, टास्क मैनेजमेंट है, मिड ऑफ द रोड मैनेजमेंट है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट है और टीम मैनेजमेंट है। सबसे पहले अगर बात करते जाएँ तो मैनेजरियल ग्रिड के अंदर आपको जो सा है, सबसे पहले मैंने बात की कंट्री क्लब मैनेजमेंट। वो क्या है जी, थॉटफुल अटेंशन ऑन द नीड ऑफ द पीपल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशन लीड्स टू कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर एंड वर्क टेम्पो। अगर कंट्री क्लब मैनेजमेंट की बात करूं तो जो लोगों की नीड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करें, ठीक है, उनको ऐसी सहूलतें दें जिनसे वो क्या करें, कंफर्टेबल रहें और उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। देन वो जो बात करें वो कहते हैं टीम मैनेजमेंट है। तो टीम मैनेजमेंट क्या होती है, वर्क अकम्प्लिश इन फॉर्म ऑफ कमिटेड पीपल। इसमें अकेला बंदा कुछ भी नहीं है, जो भी काम करना है उसने भाईजान क्या करना है, सबसे अच्छा करना है। और इस सारे को हमने मेजर करना है किसके ऊपर, कंसर्न ऑफ पीपल और कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन। जो कंसर्न ऑफ पीपल में है, ऐसे लोग जो अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है, मगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं है, ऐसे लोगों को कंट्री क्लब मैनेजमेंट कहा जाता है। दोबारा बोल देता हूँ, जिनका कंसर्न ऑफ पीपल यानी कि पीपल्स की या लोगों की नीड्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस हो मगर प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ना वो तवज्जो दे, ऐसे लोगों को जो नाम दिया जाता है वो कंट्री क्लब का दिया जाता है। क्योंकि हमने दो स्केलिंग्स को देखना ना, एक वो लोग जो कि कंसर्न ऑफ पीपल को देखते हैं, एक वो लोग जो कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी नीड्स, अपनी डिज़ायर अपने ऊपर स्ट्रेस करें, लोगों का ताल्लुक प्रोडक्शन से ना हो, वो प्रोडक्शन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, वो कंट्री क्लब है। जो दोनों चीज़ों को देखें कि हमें भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए और काम भी होना चाहिए, ऐसे लोगों को टीम मैनेजमेंट कहा जाता है।
मैं दोबारा बोल दूँ, ऐसे लोग जो कंसर्न ऑफ पीपल्स को भी देखें, कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन को भी देखें, उनके लिहाज से प्रोडक्शन भी ज़रूरी है और अपनी नीड्स भी पूरी हैं, ऐसे टीम मैनेजमेंट होती है। ऐसे लोग जो दोनों को 50-50 इंपॉर्टेंस है, कि हाफ वो इम्पोर्टेंस है काम को भी और हाफ, जिनको न्यूट्रल कह सकते हो, इनको मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट कहा जाता है। इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए हुए हैं कि एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज पॉसिबल थ्रू द बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग में होते हैं भाईजान, आप किसी भी तरफ इनको लेके जा सकते हो। आप ये समझ लो कि ये अपनी परफॉर्मेंस को भी देखते हुए ये देख सकते हैं कि जी मुझे हमारी नीड्स को पूरा करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना अपनी इंपॉर्टेंस को देखते हैं और ना ही ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, इनको इम्प्रोविस्ड मैनेजमेंट कहा जाता है। तो वो कहता है एग्जर्शन ऑफ मिनिमम एफर्ट ऑफ गेट रिक्वायर्ड वर्क डन एंड अप्रोप्रिएट टू सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। ना उनको अपने साथ कुछ है, ना उनको ऑर्गेनाइजेशन की कोई परवाह है। हाँ, ऐसे लोग जो सिर्फ गवर्नमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन की परवाह करते हैं, अपनी परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों को टास्क मैनेजर कहा जाता है। याद रखिएगा हमेशा, ना इम्प्रोविस्ट कहीं पे सही होता है, ना टास्क मैनेजर अच्छा होता है। ठीक है, हमेशा आपको दो ही चीज़ें आमतौर पर तरक्की करती नजर आएंगी, एक टीम मैनेजमेंट और दूसरे नंबर पे मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। कंट्री क्लब वाले भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे होते। यहाँ देन वो कहते हैं कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। यहाँ तक हमारी जो सी है वो पहली बात ख़त्म हुई है। इंशाल्लाह इससे आगे वाली जो सी है वो नेक्स्ट वीडियो के फेज़ के अंदर बात करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।